हेलो एंड वेलकम टू माइंड विस्टा। आज की वीडियो में हम साइको एनालिसिस को डिटेल में समझेंगे। साइको एनालिसिस एंड इटसेल्फ बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम इसको स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे तो ये आपको और ज़्यादा एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग लगेगी। सो लेट्स जंप राइट इनटू इट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइको एनालिसिस के लिए जो बैकग्राउंड नॉलेज था वो कहाँ से आया था। तो साइको एनालिसिस का जो क्रेडिट है वो सिगमंड फ्रॉइड को जाता है, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी राइटिंग्स में जोसेफ ब्रोर का नाम लिया है कि जोसेफ ब्रोर को क्रेडिट जाता है साइको एनालिसिस का। अब जोसेफ ब्रोर ने ऐसा क्या काम किया था, उसको हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम मेस्मराइजेशन का प्रोसेस समझ लेते हैं, जो कि जोसेफ ब्रोर ने भी यूज़ किया था और फिर बाद में इनिशियल स्टेजेस में सिगमंड फ्रॉइड ने भी यूज़ किया है। तो मेस्मराइजेशन जो है ये असल में आजकल के ज़माने में इसको हिप्नोसिस कहा जाता है। लेट 18th सेंचुरी में इसको मेस्मराइजेशन कहा जाता था, और मेस्मराइजेशन का ये जो प्रोसेस था ये पॉपुलराइज किया था फ्रांस एंटन मेस्मर ने। ठीक है, इसी वजह से मेस्मराइजेशन इसको कहा जाता था, और ये जो प्रोसेस था ये बेस्ड था थ्योरी ऑफ एनिमल मैग्नेटिज्म के ऊपर। और एनिमल मैग्नेटिज्म की जो थ्योरी है वो भी फ्रांस एंटन मेस्मर ने दी हुई है। अब एनिमल मैग्नेटिज्म की थ्योरी क्या है? तो एनिमल मैग्नेटिज्म जो था वो फ्रांस एंटन मेस्मर कहते थे कि हर एक इंसान की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब कुछ इंसानों की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाकी इंसानों की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और जिन लोगों की मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो उनमें और उनकी जो हीलिंग पावर होती है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और इसी वजह से वो मेस्मराइजेशन का प्रोसेस, हिप्नोसिस का प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। और अगर ऐसे लोग हिप्नोसिस का प्रोसेस ही हीलिंग का प्रोसेस करेंगे तो वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है? तो मेस्मराइज़ेशन का प्रोसेस था, और फिर जोसेफ ब्रोर जो थे, इन्होंने भी ये मेस्मराइज़ेशन का प्रोसेस यूज़ करते हुए एनआओ को ट्रीट किया था। ठीक है? अब जोसेफ ब्रोर जो थे ये सिगमंड फ्रॉइड के फ्रेंड थे, और इनके फैमिली रिलेशनशिप्स भी थे। तो जोसेफ ब्रोर जो थे ये सिगमंड फ्रॉइड से 14 इयर्स बड़े थे। इसी वजह से ये अपने प्रोफ़ेशन में, अपने करियर में सिगमंड फ्रॉइड से आगे भी थे। जोसेफ ब्रोर जो थे ये अपने टाइम के बहुत पॉपुलर फिजिशियन थे। ये वो पहले फिजिशियन थे जिन्होंने ये नॉलेज सामने लेकर आए थे कि हमारी कान के अंदर एक सेमी सर्कुलर कैनाल नामी ऑर्गन होता है, जिसमें एक फ्लूइड होता है जो आपके बैलेंस को मेंटेन रखने में हेल्प आउट करता है। तो अपने टाइम के ये काफ़ी पॉपुलर फिजिशियन थे। एना ओ जो थी ये पेशेंट थी जोसेफ ब्रोर की। एना ओ जो थी ये एक्सपीरियंस कर रही थी हिस्टेरिकल सिम्टम्स को, जिसको हिस्टीरिया भी कहा जाता है। अब हिस्टीरिया जो है इसको आजकल के ज़माने में कन्वर्जन डिसऑर्डर कहा जाता है। कन्वर्जन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जिसमें जो फिजिकल स्ट्रेस होता है या सॉरी, जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है या ट्रॉमा होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है फिजिकल सिम्टम्स में। ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं ब्लाइंडनेस को, पैरालिसिस को, उनको फिट्स आते हैं। तो एना ओ जो थी उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया था, आर्म्स और लेग्स की पैरालिसिस को भी एक्सपीरियंस किया था, और साथ ही इनकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी थी, नौजिया ये फील करती थी। इसी तरह से आई डिस्टर्बेंसेस भी एक्सपीरियंस करती थी। तो जो कन्वर्जन के डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं उनका जब मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो वो नॉर्मल इस वजह से होता है क्योंकि इन सिम्पटम्स का जो कॉज़ होता है वो साइकोलॉजिकल होता है। इसी वजह से जो आना वो थी, वो जोसेफ ब्रोर के पास आती थी ट्रीटमेंट लेने के लिए, और जोसेफ ब्रोर जो थे वो मेस्मराइज़ेशन का प्रोसेस यूज़ करते हुए एनाओ की ट्रीटमेंट कर रहे थे। जोसेफ ब्रोर अपनी ट्रीटमेंट के दौरान एनआओ के एक-एक सिम्पटम को एक-एक टाइम पे टारगेट करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल इनका एक सिम्पटम था स्क्विंटिंग ऑफ द आइज़, ठीक है? तो उसको जोसेफ ब्रोर ने ये देखा कि जो भी सिम्पटम है एनआओ का उसको जब वो ट्रेस करता है हिप्नोसिस के प्रोसेस के ज़रिए, तो वो उसको उसके पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजिकल पैथोलॉजिकल आइडिया इन्वॉल्व होता है, कोई मेमोरी होती है जिसकी वजह से वो फिजिकल सिम्पटम अराइज हो रहा होता है। स्क्विंटिंग ऑफ द आइज का जो सिम्पटम था एनआओ का, जोसेफ ब्रोर को थ्रू हिप्नोसिस ये पता लगा कि ये जो सिम्पटम था उसकी मेन वजह ये थी कि एनआओ
जब छोटी उम्र की थी तो उनके फ़ादर बहुत ज़्यादा बीमार थे और ऐना वो जो थी वो अपने फ़ादर के बेड साइड पे बैठी होती थी और वो उस टाइम पे जाग रही होती थी, मतलब रात के टाइम वो जाग के गुज़ारती थी। तो वो उनकी आँखों में आँसू भी होते थे क्योंकि वो अपने फ़ादर के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न थी। तो जब उनके फ़ादर उनसे पूछते थे कि घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, तो चूँकि उनकी आँखों में आँसू भी होते थे और थकावट भी उनको ज़्यादा होती थी, तो वो अपनी आँखों को ऐसे स्क्विंट कर लेती थी ताकि वो घड़ी में देख सके कि क्या टाइम हो रहा है। तो जब इस मेमोरी को कॉन्शियस एक्सपीरियंस में लाया गया एनआओ के, तो उसकी वजह से वो जो सिम्पटम था स्क्विंटिंग ऑफ द आइज़ वो ख़त्म हो गया। अब जो जोसेफ ब्रॉड थे इन्होंने ये कहा कि जो भी हिस्टेरिकल सिम्पटम होता है उसके पीछे एक पैथोलॉजिकल आइडिया इन्वॉल्व होता है, कोई पैथोलॉजिकल मेमोरी होती है। जब उस मेमोरी को कॉन्शियस एक्सपीरियंस में लाया जाता है तो जो एक्सपीरियंस होता है उसकी एनर्जी जो है, वो जो नेगेटिव एनर्जी उसकी थी वो डिसिमेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है? वो नेगेटिव एनर्जी कैसे ख़त्म होती है, क्योंकि जैसे ही वो एक्सपीरियंस कॉन्शियस अवेयरनेस में आता है तो उसको उसके साथ जो इमोशंस जुड़े होते हैं उनको भी रिलीज़ का एक चैनल मिल जाता है। तो जैसे ही वो इमोशंस रिलीज़ होते हैं तो वो सिम्पटम खुद ब खुद रिज़ॉल्व हो जाता है। और इस ट्रीटमेंट प्रोसेस को जोसेफ ब्रोन ने नाम दिया कैथार्टिक एक्सपीरियंस का या कैथार्टिक ट्रीटमेंट का। ठीक है? अब कैथार्टिक और कैथारसिस का लफ्ज़ आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो कैथारसिस का जो लफ्ज़ था वो पहले यूज़ किया था अरिस्टोटल ने, ठीक है? और अरिस्टोटल जो थे वो ये कहते थे कि जैसे जब लोग ड्रामा देख रहे होते हैं और ड्रामा में अगर कोई सीन चल रहा होता है तो उसके साथ रोना शुरू कर देते हैं, तो ये जो इमोशनल रिलीज़ है उसको अरिस्टोटल कैथारसिस का नाम देते थे। तो इसी से इंस्पायर्ड होके जोसेफ ब्रोड ने ये जो इमोशनल रिलीज़ था इसको इन्होंने नाम दिया था कैथार्टिक ट्रीटमेंट का। ठीक है, अब वक़्त गुज़रता गया और जोसेफ ब्रोड जो थे वो ऐना के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। तो दिन में 4-4 घंटे भी उनके साथ सेशन होता था ऐना के साथ जोसेफ ब्रोड का। तो दोनों की जो थी वो आपस में बॉन्डिंग पैदा हो गई, ऐना की और जोसेफ ब्रोड की। तो इनिशियली जो थी जब ये बॉन्डिंग डेवलप होती है तो उसको ट्रांसफ़रेंस कहा जाता है। जब पेशेंट जो है वो इमोशंस डेवलप कर लेता है अपने थेरेपिस्ट के लिए, ठीक है? तो उसको ट्रांसफ़रेंस कहा जाता है। और फिर जोसेफ ब्रोड जो थे उनकी भी फीलिंग्स डेवलप हो गई थी ऐना के लिए, तो उसको फिर काउंटर ट्रांसफ़रेंस कहा जाता है। ऐना जो थी वो जोसेफ ब्रोड को अपने फादर की तरह देखने लगी और जिस तरह की इमोशंस वो अपने फादर के लिए एक्सपीरियंस करती थी, वो जिस तरह की नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव दोनों जो आपने वो फादर के लिए एक्सपीरियंस करती थी, वो प्रोजेक्ट करने लगी जोसेफ ब्रॉड की तरफ भी, ठीक है? तो जब जोसेफ ब्रॉड को ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि ट्रांसफ़रेंस जो है वो डेवलप हो गई है, तो उसकी वजह से फिर क्योंकि थेरेप्यूटिक प्रोसेस जो है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रह पाता, तो इसी वजह से फिर इन्होंने जो आना की ट्रीटमेंट थी उसको टर्मिनेट कर दिया और जो ट्रीटमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है? बहुत सारी जो बुक्स हैं उसमें आपको हिस्टोरियंस ने अलग-अलग अकाउंट्स दिए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे ही आनाओ का ट्रीटमेंट जो था वो ख़त्म हो गया था तो आनाओ जो थी वो हिस्टेरिकल प्रेगनेंसी में चली गई थी, यानी मतलब कि इमेजिन्ड प्रेगनेंसी थी और वो चाइल्ड बर्थ के पेन से गुजर रही थी, तो फिर जोसेफ ब्रॉड जो है उनको वो आना पड़ा और एनाओ के पास उनको ट्रीटमेंट करनी पड़ी और फिर वो जो थे कहीं बाहर चले गए थे। लेकिन फिर कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो इस हिस्ट्री को जो है वो करेक्ट करते हैं और वो ये बताते हैं कि जो जसुब ब्रोर हैं उन्होंने आनाओं की जो ट्रीटमेंट थी उसको एब्रप्टली टर्मिनेट नहीं किया था, बल्कि पूरे एक प्लान तरीके से उन्होंने एनाओ की ट्रीटमेंट को टर्मिनेट किया और फिर एनाओ जो थी वो कुछ टाइम के लिए तो उनके सिम्टम्स जो हैं वो दोबारा से आने लगे, जो हिस्टेरिकल सिम्पटम्स वो एक्सपीरियंस करती थी, जो कि जोसेफ ब्रोड के ट्रीटमेंट से वो इम्प्रूव हो गए थे। तो वो सिम्पटम टर्मिनेशन के बाद थेरेपी की टर्मिनेशन के बाद दोबारा से आना शुरू हो गए, ठीक है? तो कुछ टाइम के लिए वो साइकियाट्रिक वार्ड में रहीं और फिर उसके बाद जब उनकी इम्प्रूवमेंट हुई तो वो एक बहुत अच्छी सोशल वर्कर बन गई।
ठीक है? तो इसका जो डिटेल अकाउंट है अगर वो आपने पढ़ना है तो आप इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी बुक को कंसल्ट कर सकते हो। अब हम ये देखते हैं कि जो फ्री एसोसिएशन की टेक्निक थी, ये कहाँ से आई थी? ठीक है। तो जो फ्री एसोसिएशन की टेक्निक थी जैसे मैंने आपको बताया था कि मेस्मराइज़ेशन का जो प्रोसेस था वो यूज़ किया था जोसेफ ब्रोर ने भी और इन्होंने भी यूज़ किया था सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड ने ये देखा कि जो मेस्मराइज़ेशन का प्रोसेस है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। ठीक है? क्योंकि मेस्मराइज़ेशन का जो प्रोसेस था उसमें ये देखा जाता था ये किया जाता था कि अक्सर पेशेंट के सामने हाथ रखा जाता था या फिर इनके माथे पे हाथ रखा जाता था और उसको थोड़ा-सा प्रेशर दिया जाता था, ठीक है? जिसको प्रेशर टेक्निक भी कहते थे। तो सिगमंड फ्रॉइड ये कहते थे कि इस प्रेशर टेक्निक के बगैर भी आप जो क्लाइंट है या पेशेंट है उसको हिप्नोटाइज़ कर सकते हो, ठीक है? उसको एक ऐसी कंडीशन में लेके जा सकते हो जहाँ पे वो आपको वो मेमोरीज़ बताने लग जाते हैं जो कि जिसकी वजह से उनके वो फिज़िकल सिम्पटम्स अराइज़ हो रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहते थे कि अगर आप पेशेंट के सामने हाथ ना भी रखो और जब पेशेंट अपनी मेमोरीज बता रहे होते हैं और उस टाइम पे अगर वो पॉजेज ले रहे हैं मतलब कि वो कोई इवेंट बताते बताते रुक जाते हैं तो फ्रॉइड कहता था कि ये क्लाइंट जो है उस टाइम पे रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस कर रहा होता है ठीक है तो जब ऐसे क्लाइंट को आप थोड़ा सा इनकरेज करते हो तो वो क्लाइंट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता से रिकॉल करने लग जाता है, वो आपको खुद ही बताने लग जाता है जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो था वो उन्होंने ट्रॉमेटिक इवेंट जो था वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, ठीक है? तो जो फ्री एसोसिएशन की टेक्नीक थी, ये दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने और सिगमंड फ्रॉइड ये समझते थे कि मेस्मराइज़ेशन जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उसकी बजाय ये यूज़ करते थे फ्री एसोसिएशन का मेथड। अब फ्री एसोसिएशन का मेथड ये होता है कि सिगमंड फ्रॉइड जो थे वो अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को काउच पे बिठाते थे और वो खुद उनके पीछे जाके बैठ जाते थे। काउच के पीछे बैठने का लॉजिक फ्रॉइड ये देते थे कि इससे एक तो फ्री एसोसिएशन का जो प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो जाता है। वो इस वजह से कि समटाइम्स थेरेपिस्ट की तरफ से कुछ ऐसे बॉडी जेस्चर्स या कुछ ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं जो कि इंटरफेयर कर सकते हैं फ्री एसोसिएशन के प्रोसेस के साथ, ठीक है? कोई क्लाइंट आपको कोई इम्पोर्टेंट डिटेल बता रहा है लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशन इस तरह के थे या बॉडी जेस्चर इस तरह का था कि वो अब वो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं कर पा रहे। तो एक तो जब थेरेपिस्ट पीछे बैठा होता है क्लाइंट के तो इससे जो फ्री एसोसिएशन का मेथड था वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता था। दूसरा वो ये बताते थे कि वो चूँकि ज़्यादा टाइम अपने पेशेंट्स के साथ गुज़ारते थे तो वो कहते थे कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मुझे 8 घंटे तक लोग जो हैं वो देख रहे हैं। मैं इस टॉलरेट नहीं कर सकता कि लोग 8-8 घंटे तक मुझे मेरी शक्ल को देखते रहें। अब जो फ्रॉइड थे वो ये कहते थे कि जब फ्री एसोसिएशन का मेथड होता है तो इसमें रेजिस्टेंस भी अकर होगी, इसमें उसी तरह से ट्रांसफरेंस भी होगी और काउंटर ट्रांसफरेंस भी होगी। लेकिन इसमें कम से कम ये चीज़ होगी कि जो थेरेपी के अंदर सेशन के अंदर जो चीज़ हो रही है, जो क्लाइंट है वो उससे कॉन्शियसली अवेयर है, ठीक है? प्रीवियसली जो मेस्मराइज़ेशन का या हिप्नोसिस का मेथड था उसमें ये होता था कि क्लाइंट जो था वो अनकॉन्शियसली वो चीज़ बता रहा होता था जो उसने कभी कहीं बचपन में जाके एक्सपीरियंस की होती थी। लेकिन फ्रॉइड ये कहते थे कि अब जो चीज़ हो रही होती है तो जो क्लाइंट होता है वो उससे अवेयर होता है। इन्होंने ये भी कहा था कि फ्री एसोसिएशन का जो मेथड है ये इसी तरह से है जैसे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो उनको एक जगह पे चंद चंद एक हड्डियाँ मिल जाती है। अब उन हड्डियों से वो एक पूरा ढांचा बनाते हैं, इमेजिन करते हैं, ठीक है? इसी तरह से फ्री एसोसिएशन का मेथड यूज़ करते हुए थेरेपिस्ट को भी सिर्फ़ चंद ग्लिम्पसेस दिखाई देती हैं अपने पेशेंट के अनकॉन्शियस माइंड की और उन्हीं ग्लिम्पसेस को यूज़ करते हुए एक थेरेपिस्ट ने अपने क्लाइंट का पूरा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो फ्री एसोसिएशन का जो मेथड है इसमें थेरेपिस्ट जो है वो क्लाइंट के पीछे बैठ के क्लाइंट को सुन रहा होता है और क्लाइंट के माइंड में जो जो चीज़ आ रही होती है थेरेपिस्ट उसको नोट डाउन करता जाता है।
हमने ये भी पढ़ा कि फ्रॉइड ने अपनी राइटिंग्स में, इनिशियल राइटिंग्स में साइकोएनालिसिस का जो क्रेडिट है वो दिया है जोसेफ ब्रोर को। लेकिन फिर इनके बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हुआ और जिसकी वजह से फिर दोनों जो हैं वो अलग हो गए। और वो कॉन्फ्लिक्ट जो था वो आया था हिस्टीरिया की स्टडीज़ के ऊपर, ठीक है। हिस्टीरिया मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इसमें जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फिज़िकल सिम्पटम्स में। ठीक है, तो इनका ये मानना था, जो सिगमंड फ्रॉइड थे वो ये कहते थे कि इन सिम्पटम्स के पीछे सारा का सारा सेक्सुअल ट्रॉमा इन्वॉल्व होता है। कोई सेक्सुअल मेमोरीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती है। बचपन में किसी ने सेक्सुअल अब्यूज़ एक्सपीरियंस की होती है या हरासमेंट एक्सपीरियंस की होती है, जिसकी वजह से हिस्टीरिया के सिम्पटम्स आते हैं। जबकि जोसेफ ब्रोर जो थे वो ये समझते थे कि सिर्फ सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस नहीं होती, बल्कि और भी तरह की ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल हिस्टीरिया का शिकार होता है। जैसे कि एना ओ थी। एना ओ को अपने फादर के लिए बहुत ज़्यादा वो कंसर्न फील करती थी, जिसकी वजह से उनके हिस्टीरिया का वो जो सिम्पटम था वो अराइज हुआ था, स्क्विंटिंग ऑफ द आइज़। ठीक है, तो जोसेफ ब्रोर जो थे वो कहते थे कि सिर्फ सेक्सुअल हिस्ट्रीज जो है वो नहीं इन्वॉल्व हो सकती, और भी बहुत सारी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं जिनकी वजह से हिस्टीरिया के सिम्पटम्स जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। इस बात के ऊपर दोनों का कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ और फिर इसी की वजह से फ्रॉइड और जोसेफ ब्रोर जो थे वो एक दूसरे से अलग हो गए। फ्रॉइड ने सेडक्शन की थ्योरी भी दी थी, और इनकी सेडक्शन की जो थ्योरी थी वो बेस्ड थी इनकी क्लिनिकल केसेस के ऊपर। इन्होंने 18 क्लिनिकल केसेस ली थी जो सारी की सारी हिस्टीरिया के ऊपर बेस्ड थी, और इनको स्टडी करते हुए फ्रॉइड इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि जितने भी हिस्टीरिया के केसेस होते हैं, जिन लोगों को भी हिस्टीरिया होता है, उन सब के सब केसेस में कोई ना कोई सेक्सुअल हिस्ट्री, सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अगर किसी को कन्वर्जन डिसऑर्डर होना है, जिसको हिस्टीरिया कहा जाता था, किसी को अगर हिस्टीरिया की बीमारी जो है वो होनी है, तो उसके लिए जो जो लाज़मी शर्त है वो सेक्सुअल हिस्ट्री का होना है, किसी सेक्सुअल एक्सपीरियंस का होना है, ठीक है? सेक्सुअल एक्सपीरियंस होगा तभी जाके हिस्टीरिया जो है वो डेवलप होगा। लेकिन बाद में इनको सेडक्शन थ्योरी को अबैंडन करना पड़ा, और उसकी वजह ये थी कि इनको रियलाइज़ हुआ कि कुछ जो केसेस हैं उसमें जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस की मेमोरीज़ जो क्लाइंट रिपोर्ट करते थे, वो उनके साथ हुई नहीं होती थी, बल्कि वो उसको इमेजिन कर रहे होते थे, ठीक है? जब वो इन चीज़ों को इमेजिन, सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को इमेजिन कर रहे होते थे, तो वो उनके लिए इमेजिन रह नहीं पाती थी, वो उनके लिए ऐसी हो जाती थी जैसे रियल मेमोरीज़ होती हैं। हालाँकि उनके साथ रियल लाइफ़ में ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए होते थे, ठीक है? तो इन इन बेसिस की वजह से, और कुछ हिस्टोरियंस ये भी लिखते हैं कि फ्रॉइड ने जब पेपर प्रेज़ेंट किया था जिसमें उन्होंने सेडक्शन थ्योरी दी थी, तो जो कमिटी थी उन्होंने बड़ा कोल्ड रिएक्शन दिया था इस थ्योरी की तरफ, तो इस ये वो भी एक वजह थी जिसकी वजह से इन्होंने अबैंडन किया था अपनी सेडक्शन की थ्योरी को। फ्रॉइड ने अपनी सेल्फ एनालिसिस भी की थी, और फ्रॉइड जो थे वो चूँकि फ्री एसोसिएशन का मेथड अपने ऊपर यूज़ नहीं कर सकते थे, और वो किसी को इस काबिल समझते नहीं थे कि कोई उनको साइको एनालाइज़ करे। तो इसी वजह से फ्रॉइड को ये बेहतर लगा कि वो अपनी एनालिसिस खुद करे, और उसको करने के लिए चूँकि वो फ्री एसोसिएशन का मेथड यूज़ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने यूज़ किया था ड्रीम इंटरप्रिटेशन का मेथड। ठीक है? ड्रीम इंटरप्रिटेशन में फ्रॉइड जो ड्रीम देख रहे होते थे, तो उसकी वो इंटरप्रिटेशन करते थे। वो ये देखते थे कि इस ड्रीम का जो जो चीज़ें वो देख रहे हैं उसका क्या मतलब है, क्योंकि फ्रॉइड को ये लगता था कि ड्रीम्स जो हैं वो हमें अनकॉन्शियस माइंड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है? अब ड्रीम्स का फ्रॉइड ने ये कहा था कि ड्रीम्स जो हैं वो उसमें मैनिफेस्टेशन होती है हमारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस की, लेकिन वो जो मैनिफेस्टेशन है वो खाली सिंबॉलिक फॉर्म में होती है। ठीक है? अब फ्रॉइड ये समझते थे कि इंसान जब जाग रहा होता है तो उसके डिफेंस मैकेनिज़्म्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन जब वो सो जाता है तो डिफेंस मैकेनिज़्म वीक हो जाते हैं, लेकिन कंप्लीटली ख़त्म नहीं होते। तो इस वजह से जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, या फिर वो मेमोरीज़ जो रिप्रेस्ड मेमोरीज़ होती हैं, तो उनको मैनिफेस्टेशन का मौका तो मिल जाता है, लेकिन वो जो मैनिफेस्टेशन होती है वो सिंबल्स के फॉर्म में होती है। ठीक है? तो डिफेंस मैकेनिज़्म को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ अकाउंट दे देती हूँ कि जिस तरह से हमारी बॉडी में डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व है कि हमारी बॉडी को बाहर की जो जरासीम है, बैक्टीरिया है, उससे बचाती है।
जैसे फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस जो है वो हमारी स्किन है, फिर बॉडी के अंदर डिफरेंट वो हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट तरह के बैक्टीरियाज और वायरसेस से। इसी तरह से साइकोलॉजिकली हमें डिफेंड करने के लिए, एंजाइटी से हमें बचाने के लिए, बाकी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो है, नेगेटिव इमोशंस जो है उससे बचाने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म मौजूद है। ठीक है? और वो जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो किस तरह से वर्क करता है उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन फ्रॉइड ये कहते थे कि वो डिफेंस मैकेनिज्म चूँकि मौजूद होता है जिसने प्रिवेंट करना है, जिसने जिसने जो रिप्रेस्ड मेमोरीज़ हैं उनको कॉन्शियस अवेयरनेस में आने नहीं देना। और वो इस वजह से क्योंकि अगर तो वो रिप्रेस्ड मेमोरीज़ जो हैं क्योंकि वो ट्रॉमेटिक होती हैं, तो अगर वो कॉन्शियस अवेयरनेस में आ गई तो उसकी वजह से फिर इंसान जो है वो जो इमोशंस अराइज़ उसकी वजह से होंगे तो वो बड़े नेगेटिव इमोशंस होंगे। तो उससे बचाने के लिए वो जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो वर्क करता है। अब जब इंसान सो जाता है तो वो डिफेंस मैकेनिज़्म थोड़ा-सा वीक हो जाता है। तो जो जो रिप्रेस्ड मेमोरीज़ होती हैं वो ख्वाबों में उसकी मैनिफेस्टेशन होती है लेकिन सिंबल्स के फॉर्म में होती है। ठीक है? फिर इन्होंने ड्रीम का के बारे में ये भी बताया था कि ड्रीम्स जो हैं उसके 2 तरह के कंटेंट होते हैं। एक मैनिफेस्ट कंटेंट होता है और लेटेंट कंटेंट होता है। मैनिफेस्ट कंटेंट के बारे में फ्रॉइड ने ये बताया था कि ये वो सारा कंटेंट होता है जो कि ड्रीमर को लगता है कि मेरी ड्रीम इस बारे में है। ठीक है? जो चीज़ वो ड्रीम में देख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ड्रीम में आप ये देख रहे हो कि आप गाड़ी चला रहे हो तो वो गाड़ी चलाना जो है वो ड्रीम का मैनिफेस्ट कंटेंट हो गया। फिर लेटेंट इन्होंने कहा था कि एक ड्रीम का लेटेंट कंटेंट भी होता है। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक है? तो अब वो गाड़ी चलाने के पीछे छुपी हुई मीनिंग क्या है, तो उसको कहा जाता था कि ये लेटेंट कंटेंट है। फ्रॉइड ये समझते थे कि वो सारी विशेज़ जिनको इंसान डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पाता क्योंकि उसकी वजह से वो बड़ा एंजाइटी और स्ट्रेस फ़ील करते हैं, तो उनकी उन विशेज़ की जो मैनिफेस्टेशन है वो सिंबॉलिक फॉर्म में ड्रीम्स के अंदर हो जाती है। और ये सारा का सारा काम इन्होंने इसका अकाउंट इन्होंने दिया है अपनी किताब में द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स को अगर आपने और डिटेल में पढ़ना है तो आप इस किताब को कंसल्ट कर सकते हो।